Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so exercise number 13.4. We had started exercise number 13.4. Random variable is the topic. Random variable mean, expectation, and number of topics are involved in the exercise. Assumption of random variable, then finding the possible values of x, then finding its probability, then drawing a probability distribution table, then comes finding expectation, जिसको हम mean भी कहते हैं, then comes finding variance, then comes finding standard deviation. तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए थोड़ी सी लेंदी भी है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी तक अपन क्या क्या कर चुके हैं? रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने तक का काम कर चुके हैं। अब आज की क्लास में एक्चुअली मीन और एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी। ठीक है, चलो 8th एंड 9th क्वेश्चन आर वेरी इजी। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हो। पढ़ते हैं एक बार, बड़ी सरल से ही क्वेश्चन आई हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे रखी है। एक्सपेरिमेंट क्या था क्या नहीं था आपको नहीं सोचना, ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने। आपको के की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टेबल को सेटिस्फाई करे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो। 3 से छोटी हो मतलब इन सारे केसेस में। फिर आपको 6 से बड़ी हो। 6 से बड़ी हो मतलब ये एक ही केस बनता है। और 0 और 3 के बीच में हो तो 0 और 3 के बीच में कौन कौन से केस बनेंगे? 0 और 3 के बीच में ये 1 और 2 वाले केस बनेंगे। ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है के की वैल्यू निकालना। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटीज वाले कॉलम का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। दूसरी चीज, किसी भी एक्स की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको हमको लेना ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या सीखे थे, रूल्स क्या सीखे थे? पहला रूल ये था कि कोई भी पी आई हो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ तो होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। चाहे से आपका जो फॉर आई की वैल्यू एनीथिंग है, आई की वैल्यू एनीथिंग हो, आपको पी आई ग्रेटर देन 0 तो चाहिए ही चाहिए, कुछ तो होनी ही चाहिए। सो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। दैट मीन्स एक्स 0 आ ही नहीं सकता तो ले क्यों रखा है? बात ही खत्म करो। तो हम ओनली एंड ओनली टेबल को यहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है, बट हम यहां से रीड। क्या था कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा रूल था रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रूल था ऑल्सो वी नो दैट कि वी नो दैट समेशन पी आई हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब सबका सम क्या होता है? 1 होता है। वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n लिख देते हैं। और अगर आप काउंट कर सको तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई रेशो 1 to 8 लिख देना, लेकिन सबसे सेफ होता है 1 to n लिख दो, गिनने की जरूरत ही नहीं। एन जितने भी हैं मतलब सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए। चलो, तो कुल मिला के सबको जोड़ना है आपको। इसका मतलब हो गया कि आई की वैल्यू 1 रखो तो P1, फिर P2, फिर P3। दैट मीन्स P1 ये, P2 ये, P3 सबको जोड़ना है। जोड़ देता हूँ। के प्लस 2K प्लस अगेन 2K प्लस 3K प्लस के स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट में बाइनोमियल है 7K स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इनको एडअप करें। सो पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स देख लो। तो K स्क्वायर, 2K स्क्वायर, 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर 7K स्क्वायर, 10K स्क्वायर। अब लीनियर टर्म्स देख लो। K+2K 3K प्लस 2K 5K, 5K प्लस 3K 8K, 8K और 1K ये रहा 9K। ओके, और 1 को भी इधर बुलाओ, -1 इक्वल टू 0। सो ये बन जाती है हमारी एक। ओके, सो ये बन जाती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दें। बोलो 9K को कैसे स्प्लिट करेंगे? 10 और -10 चाहिए बेटा। तो 10 और -1, 10 और -1, तो इट इज लाइक 10K स्क्वायर प्लस 10K माइनस सिंगल के -1 इक्वल टू 0। छोटी मोटी बात है, 12th क्लास के बच्चे को क्या ही समझानी। के की वैल्यू जल्दी से निकाल दो। 10K को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? K+1। -K, -1 को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? K+1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से K+1 अगेन कॉमन, क्या बचता है अभी? 10K-1 इक्वल टू 0। तो K+1 0 तो K की वैल्यू -1, और 10K-1 0 तो K की वैल्यू 1/10।
अब के की वैल्यू -1 और 1/10 में से दोनों हो सकती हैं, या दोनों में से एक होगी, या क्या होगा बताओ, सोचो। के की वैल्यू -1 और के 1/10 बोथ आर एक्सेप्टेबल, और एनी वन ऑफ देम विल बी एक्सेप्टेबल। के की वैल्यू पूछी थी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, के की वैल्यू -1 रख दो या 1/10 रख दो, तो कौन सी एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है, या दोनों एक्सेप्टेबल है? ये दोनों ही नहीं है। दोनों तो नहीं है, ऐसा तो मुझ कम ही होगा। 1/10 ही एक्सेप्टेबल है। -1 क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? 1 तो आएगा, क्योंकि 1 रखने से तो ये वैल्यू आई। इन सबको इन सारे सम को 1 रखा, तब तो ये वैल्यू आई। तो दैट मीन्स इस वैल्यू से सम तो 1 आएगा। सम तो 1 इस वैल्यू से भी आएगा, इस वैल्यू से भी आएगा। अब बताओ, दोनों एक्सेप्ट कर लें? वापस पहले रूल पे आओ। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कुछ तो होनी चाहिए, 0 या 0 से छोटी नहीं होगी। तो के की वैल्यू -1 में जैसे ही वहां पे रखने जाऊंगा प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में, तो कुछ प्रोबेबिलिटीज -1 हो जाए, माइनस में चली जाएंगी। कौन कौन सी जाएगी? हम्म ये शुरू की जो लीनियर वाली प्रोबेबिलिटी के, फिर 3 के, ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो के की ऐसी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कर दे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि के की वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल नहीं है। के की वैल्यू -1 एक्सेप्टेबल है, बट इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है। के की वैल्यू 1/10 से कोई भी नेगेटिव नहीं हो रही, लेकिन इससे ये 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 और ये नेगेटिव हो रही है। इन चारों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करोगे तो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा इन तीनों में तो, बट इन चारों में प्रॉब्लम है। तो हम कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे? हेयर के इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड। हेयर के इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड। रीजन बताना पड़ता है अपने को, क्यों अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? एज इट मेक्स इट मेक्स सम ऑफ द it makes the probabilities, it makes the probabilities of some of the values of x less than 0। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हेंस के इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/10। पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। आंसर मैच करो। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू 1/10 लेके चलनी है। जो हमने यहाँ पे के की वैल्यू 1/10 निकाल ली ना, ये अब इसमें इसमें और इसमें तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन एक्स इज लेस देन 3। तो ये तो बड़ा सरल सा काम है। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 3 का मतलब हो गया, कौन कौन से काउंट हो गए इसमें? देखो, ये तो वैसे भी हटा चुके हो, तो 3 से छोटे 2 ही केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? के, और x की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 के, मिला के हो गए 3 के। के की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तो है 1/10, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10। 3 से छोटी छोटी को टोटल प्रोबेबिलिटी 3/10। आगे आओ, 6 से बड़ी। 6 से बड़ी में एक ही केस काउंट होगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 7। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 7 के स्क्वायर प्लस के, कल तक के नहीं था आज है, तो 7 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10। सो इट इज 1/10 का होल स्क्वायर इज 1/100, तो इट इज लाइक 7/100, और 1/10 को लिख दूं मैं 10/100। तो 7 और 10, 17/100। चेक करो आंसर। फोर्थ एंड द लास्ट वन, 0 और 3 के बीच में चाहिए, तो कौन कौन से काउंट होंगे बताओ? 0 और 3 के बीच में भी 1 और 2 काउंट हुए थे क्या? और 3 में भी 1 और 2 काउंट हुए थे, सेम ही हुए थे, तो फिर तो आंसर वही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, सेम आंसर है 3/10। एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। एक्चुअली इसमें 0 और 3 के बीच में, इसमें 3 से छोटे हैं, तो एक्चुअली इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी शामिल है, बट उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो 0 0 0 है। ठीक है ना, जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो जो सोल्यूशन लिखा है वो तो इसका आंसर है, 0 और 3 के बीच में। और जो अब कर रहे हैं, जो पहले किया था उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक्स इक्वल टू 0 और ऐड कर देना, नहीं भी करो तो सेम टू सेम लिख दो तो भी चलेगा। ये हमने पहले निकाल लिया, इसका आंसर 3/10।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न पे ही है, वही प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स। एक तो किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा सबका सम क्या आना चाहिए, वन। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम नंबर। वही पहले के की वैल्यू निकालो, फिर ये सारा तामझाम निकालो। तो के की वैल्यू निकालते हैं। देखो अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आ रही है, के। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। टू के जब एक्स की वैल्यू वन है, थ्री के जब एक्स की वैल्यू थ्री है, टू है, और जीरो है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब एक्स की वैल्यू जीरो वन टू के अलावा कोई भी नंबर लो तो प्रोबेबिलिटी अदरवाइज जीरो है। तो जब अदरवाइज जीरो है मतलब इन तीनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कुछ होता है तो प्रोबेबिलिटी जीरो है। जीरो मतलब वो केस हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता तो हम काउंट ही क्यों करें। तो प्रोबेबिलिटी जिसमें जीरो आ जाए उसको भूल जाओ, जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो है उसको मत भूल जाना, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी तो है। ओके ना, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन केवल इतना है। नाउ अगेन वही प्रोबेबिलिटीज, समेशन पी आई हम जानते हैं वन है, दैट इज इसको स्प्लिट कर दें तो पी वन पी टू पी थ्री तीन चीजें ऐड होंगी, तो के प्लस टू के प्लस थ्री के इक्वल टू वन। सो मेनी केस, सिक्स केस इक्वल टू वन, सो के की वैल्यू वन बाय सिक्स। मैच करो आंसर। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन टू। तो एक्स इज लेस देन टू का मतलब कौन कौन से केस काउंट होंगे, दो से छोटे एक और जीरो। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। अब स्मॉल एक्स लिखा हुआ है तो आप भी स्मॉल एक्स लिख दो, जो इसमें फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है इसने, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी वन एक्स इक्वल टू वन। सो एक्स इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी के, उसकी है टू के, कम्स आउट टू बी थ्री के की वैल्यू कल नहीं आज तो है वन बाय सिक्स, थ्री इंटू वन बाय सिक्स वन बाय टू। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। अब लेस देन टू और लेस देन इक्वल टू टू में क्या डिफरेंस है, इसमें टू शामिल नहीं था, इसमें टू भी शामिल है, तो टू भी शामिल कर दिया तो फिर तो आंसर वन ही आ जाएगा, क्योंकि सारे केस ही शामिल हो गए, क्योंकि ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी, तो आंसर वन पूरी पूरी संभावना होगी। कैसे, इसमें थ्री के और जोड़ दूंगा तो सिक्स के, सिक्स के को वन बाय सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वन। अब दो या दो से बड़ी तो कुछ है ही नहीं, दो या दो से बड़ी में दो वाला केस काउंट होगा, दो या दो से बड़ी में केवल एक ही केस काउंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, क्योंकि टू से बड़ा तो वैसे ही कुछ नहीं। तो केवल ये केस काउंट कर लो, थ्री के, थ्री इंटू वन बाय सिक्स कम्स आउट टू बी वन बाय टू। कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी भी निकालो, जैसे ये भी एक प्रोबेबिलिटी निकाली, ये भी निकाली, ये भी निकाली, वो जीरो और वन के बीच में फॉलो होनी चाहिए, इस चीज पे भी ध्यान रख। जैसे वन बाय टू जीरो और वन के बीच में है, वन खुद वन है, जीरो और वन के बीच में है, और ये भी वन बाय टू जीरो और वन के बीच में। अगर बाहर आ जाए तो समझ जाना कुछ ना कुछ गलती करी, क्योंकि वो रूल कभी नहीं ब्रेक हो सकता जो नाइन टेन से चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैन वेरी ओनली फ्रॉम जीरो टू वन। चला नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन। ओके, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चंस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। कॉइन को मैं तीन बार उछालूंगा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मैंने पहले मीन नहीं निकाला था, मैं मीन भी निकालूंगा, जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो मीन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। पहला ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। हेयर है रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। एक्सपेरिमेंट is given of tossing a fair coin three times, of tossing a fair coin थ्री टाइम्स, और तीन बार टॉस करने वाला सैंपल स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको तो हम चाहें तो सैंपल स्पेस उठा के भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। बोलो किससे करना है, सैंपल पॉइंट उठा उठा के करके करना है या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करना है, जो कहोगे जिससे करवा दें। परमुटेशन से। ओके, इज गिवन ऑफ टॉसिंग ए फेयर कॉइन थ्री टाइम्स। ठीक है, लिख दिया। चलिए, सो सैंपल स्पेस जो है वो लिखना पड़ेगा फिर इसमें। देखो तीन बारी का ही है तो लिख लो सैंपल स्पेस तो, लेकिन फिर अगर अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो अपने को कैटेगराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। सो सैंपल स्पेस इक्वल टू, बताओ पहले तो सैंपल स्पेस लिख दो, एच 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 एच, दो दो तीन हेड्स ले लिए, दो हेड्स और एक टेल, तो एच टी एच टी एच एच, फिर टी एच टी एच टी टी, एंड लास्ट टी टी टी। ये हो गया सैंपल स्पेस। इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो पहला वाला जो केस होगा दैट विल बी काउंटेड एज थ्री हैट्स एंड जीरो टेल्स। फिर ये तीन हो जाएंगे टू हैट्स एंड वन टेल। फिर ये तीन हो जाएंगे
वन हेड एंड टू टेल, और लास्ट वाला केस हो जाएगा जीरो हेड एंड थ्री टेल। ठीक है, हेड कम करते जाओ और टेल बढ़ाते जाओ, जीरो वन टू थ्री। ठीक है, कैटेगराइज कर दिया हमने। ओके, अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, एक्स डिफाइन करते हैं भाई, एक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नाउ रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स, अगले क्वेश्चन में हम ये सारी डिटेल नहीं लिखेंगे, सीधे सॉल्यूशन करेंगे। रैंडम वेरिएबल एक्स में क्या क्या चाहिए उसको, मीन नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ हेड्स, एज क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब आप देखो, आपने कैटेगराइज सब ऊपर कर ही दिया, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है आपने पहले ही लिख दिया, क्या क्या हो सकता है, थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो। तो कैटेगराइज करने से एक्स की वैल्यू का भी काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, नाउ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ हेड्स, तो आप लिख दो यहाँ पे, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर थ्री, टू, वन, जीरो। अब एक्स की वैल्यू थ्री की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू टू की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू वन की प्रोबेबिलिटी और एक्स की वैल्यू जीरो की प्रोबेबिलिटी सोचनी है और फिर उसका मीन निकालना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बाबा, निकालें, इस सेक्शन में निकालते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अपन सैंपल पॉइंट तो उठा नहीं रहे, तो अपने को ये नहीं सोचना कि एक्स की वैल्यू थ्री के सैंपल पॉइंट पे आ रहा है, एक्स की वैल्यू टू के सैंपल पॉइंट पे आ रहा है, एक्स की वैल्यू वन के सैंपल पॉइंट पे आ रहा है और एक्स की वैल्यू जीरो के सैंपल पॉइंट पे आ रहा है, ये अपने को नहीं सोचना है, क्योंकि अपन ने सैंपल स्पेस वाला तरीका कर ही नहीं रहा है। उसमें डायरेक्टली बस एक्स की वैल्यूज लिख दिया आपने, पॉसिबल वैल्यूज, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिखने के बाद डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर सकते हैं। और सैंपल स्पेस वाले तरीके में एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालने के बाद फिर सैंपल पॉइंट भी सोचना पड़ता है, किस सैंपल पॉइंट से कौन सी वैल्यू आ रही है, और फिर प्रोबेबिलिटी, तो एक स्टेप उसमें ज्यादा रहती है। अब इसमें सीधे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन। नाउ प्रोबेबिलिटी, उसके लिए नंबर ऑफ हेड्स चाहिए ना आपको, तो नंबर ऑफ हेड्स का आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि एक बार जब मैं उछालूंगा तो हेड आने की संभावना क्या होती है, पता है मुझे वन बाय टू होती है, तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं हेड आने को इवेंट एच मान लेता हूँ, और दूसरा टेल आने को मैं इवेंट टी मान लेता हूँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी वैसे वन बाय टू, वन बाय टू की। नाउ लेट इवेंट्स एच एंड टी बी, और सैंपल स्पेस से करते हैं तो ये एच एंड टी मानने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो उधर कुछ काम है इधर कुछ काम है, ये इवेंट्स मानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें तो हम एक्चुअली सैंपल पॉइंट उठाते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसमें तो आठ मानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आठ मानेंगे। तो इसमें अपन एक बार ही उछालेंगे तो क्या होगा वो सोचना पड़ेगा, अगर अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है। बी, एच मतलब एक बार उछाला तो एच का मतलब हो गया हेड अकर्स, और एक बार उछाला तो उसमें टेल आ जाए, उसको कह देते हैं टी, उसको टेल आकर उसको अपन कह देते हैं टी। ये एक बार उछालने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके में एक बार उछालने से क्या होगा, वो इवेंट्स मान के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ये तो एक बार उछालूंगा तो हेड आने की संभावना हाफ, और एक बार ही उछालूंगा तो टेल आने की संभावना भी हाफ। ठीक है, अब चले वहां पे। अब आपको चाहिए साहब प्रोबेबिलिटी, पहले नंबर ऑफ हेड्स थ्री की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन हेड आएंगे, तो एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया तीन हेड आएंगे तो साथ में जीरो टेल आएगा, यानी पहली कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी। अब तीनों ही हेड आएंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय टू, एच 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 ऐसे हो जाएगा, समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाओ, कितनी बार उछाल रहे हो, तीन बार, कितने हेड चाहिए, तीन, तो थ्री सी थ्री से मल्टीप्लाई करो, वैसे तो एक ही केस बनेगा, थ्री सी थ्री वन ही होता है, बट करके तो देखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 क्या हो जाएगा, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू इंटू वन, सो ये हो जाता है वन बाय एट। आ गई पहली प्रोबेबिलिटी। चलो एक्स की वैल्यू टू की निकालते हैं, अब आप बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू टू का मतलब है कितने हेड्स कितने टेल्स हो गए, कैटेगरी लिख दो पूरी, टू हेड्स एंड वन टेल। तो इसका मतलब है दो बार तो हेड चाहिए और एक बार टेल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। पिछली बारी में हेड आया, दूसरी बारी में हेड आया, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया अपन, नहीं तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती। और एक टेल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चेंज भी तो हो सकता है, दो हेड और एक टेल के तीन केस बनते हैं ना देखो,
तो ये इधर आ सकता है, तो वो मल्टीप्लाई किससे करूँ, कितने केसेस बनेंगे, 3 बनेंगे, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाओ 3C, 2 हेड चाहिए 2, तो 3C2 की वैल्यू 3 होती है, चेक कर लेना, और वैसे भी ये 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, अभी तो छोटे एक लेवल पे तो वैसे ही पता चल रहा है 3 केस बन रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं पता चलेगा, तो कॉम्बिनेशन काम देगा वहां पे। क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3, so it comes out to be 3/8। चलो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालो। उसका मतलब हो गया, कैटेगरी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 2 टेल, यानी एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी और 2 बार टेल की प्रोबेबिलिटी। वैसे तो दोनों की बराबर ही है, तो कुछ फर्क यहाँ पे तो पड़ नहीं रहा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पड़ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितने केसेस बनेंगे, ये भी 3 केस बनेंगे, 3 बार उछाल रहे हो, और एक हेड चाहिए, तो 3C1 भी 3 होता है, ये आपको सॉल्व करना है, जल्दी से आना चाहिए। 1/2, 1/2, 1/2, और ये 3, इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 3/8। और लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसमें इसका मतलब हो गया कौन सी कैटेगरी हो गई, 0 हेड एंड 3 टेल वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि तीनों बार टेल 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 मल्टीप्लाई करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू, और मल्टीप्लाई कितनी बार करना है अपने को, 3C0, 3C0 1 होता है, ये आपको बताना चाहिए। सो 1/2, 1/2, 1/2, 1, 1/8। तो ये आ गई साहब चारों की प्रोबेबिलिटी, 1/8, उन सबका सम बनाना चाहिए, 3/8, 3/8, 1, सबका सम बनाता है ना। हाँ, ठीक है, ये दूसरा सेशन खत्म हुआ, इतना काम तो अपन कल भी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बना देते हैं, उसके बाद अब अगला काम है इस आज की क्लास में मीन निकालना। ठीक है, सपोज करो मैं सैंपल स्पेस से चलता, तो एक तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे x = 3 लिखने का मतलब होता, फिर मेरे को सैंपल स्पेस सोचना होता कि x = 3 में कौन सा सैंपल पॉइंट है, फिर मैं ऐसे लिखता, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट इज HHH, और फिर HHH कितनी बार है, एक बार है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 है, 1/8, ऐसे आंसर आता। तो ये तरीका होता है सैंपल पॉइंट वाला, ये तरीका इस क्वेश्चन में तो अप्लाई किया जा सकता था, क्योंकि 8 ही सैंपल पॉइंट थे, कुछ इसमें ले लेता, कुछ इसमें ले लेता, कुछ इसमें ले लेता, और कुछ इसमें ले लेता, लेकिन जब ज्यादा हो तब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका ही यूज में होगा। समझ गए ना दोनों अप्रोचेस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द टेबल पार्ट, और फिर वहीं से जब आप मीन और वो निकाल रहे हो तो टेबल के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो कितने कॉलम बनेंगे, एक तो हो गया एक्स, एक हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, आगे बोलो। अब एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं अपन, तो XI PI भी तो बनेगा, XI PI भी तो बनेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो उसको मैं कह देता हूँ XI PI वाला कॉलम, बस। ठीक है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है बताओ, 1, 0, और एक टोटल वाला कॉलम। अभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस नहीं है, नहीं तो फिर XI का स्क्वायर और XI² इंटू PI, 2 कॉलम और बनते हैं। ओके, तो पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल पार्ट की क्या किसमें कितने कॉलम बनेंगे। एक्स की वैल्यू 3, 2, 1, 0 यहाँ लगा देते हैं हम, टोटल 3 की प्रोबेबिलिटी आई है 1/8, 2 की 3/8, 1 की भी 3/8, और 0 की 1/8, और टोटल इनका 1 होता ही है, लगाओ तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। XI इंटू PI करना है बेसिकली अपने को, 3 इंटू 1/8 इज 3/8, 2 इंटू 3/8 इज 6/8, ये भी 3/8, ये 0, इन सबका सम करूं, 6 और 3 9, और 3 12, 12/8, 12/8 को सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 3/2, मैच करो ना, मैच हुआ। ठीक है, हाँ तो 1.5 कर दो ना। ठीक है, नाउ मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अब देखो वैसे तो मीन का आंसर तो टेबल में ही निकल जाता है, बट हमको फॉर्मूला लिख के करना है, टेबल में भी करना है, दोनों जगह करना है। ठीक है, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को तो सॉल्व करना पड़ेगा, वो टेबल के अंदर सॉल्व नहीं होगा, है ना। वेरिएंस फिर भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, बट दिक्कत आएगी, कुल मिला के आपको उधर भी करना है जितना कर सकते हो, फिर अलग से भी करना। सो मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन XI PI, बस दैट्स इट। वैसे तो डिवाइडेड बाय समेशन PI भी होता है, लेकिन वो है ही 1, वो है ही 1, तो इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो वही आएगा, इसलिए लिखना ही जरूरी नहीं है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं होता, FI होता है यहाँ पे, तो फिर डिवाइड करना पड़ता। ओके,
समेशन एक्स आई पी आई करना है, दैट्स इट आपको। यानी कि एक्स आई पी आई का मतलब हो गया हर एक्स आई को पी आई से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना है। तो पहला एक्स आई है 3, उसका पी आई है 1/8, प्लस दूसरा एक्स आई है 2, उसका पी आई है 3/8। यानी हर एक वैल्यू को उसी की प्रोबेबिलिटी से प्रोडक्ट करना है और फिर जोड़ देना है, वही मीन। डन। फिर 1 × 3/8, और जीरो का कोई वैल्यू नहीं है बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा, 0 × 1/8। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 3/8, 6/8, काटो मत क्योंकि 8 8 8 8 एलसीएम ले लेंगे, 3/8 और 0। सो 8 एलसीएम लेके 3 + 6 9 + 3 12, दैट कम्स आउट टू बी 3/2, और वी कैन से 1.5। इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो यू कैन सी मीन वेरिएंस निकालने का ज्यादा पार्ट नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, टेबल बनने तक का पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मीन का आंसर जनरली कम कैलकुलेटिव आता है, जैसे 12/8 जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, ये सब निकालने पड़ेंगे। तो उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने का बहुत रोल है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेंगे तो काफी हार्ड कैलकुलेशन वहाँ पे होती है। डन। तो पहला क्वेश्चन कर लिया हमने मीन निकालने का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्टेप्स वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्किप करूंगा ताकि जल्दी जल्दी हम काम कर सकें। दो डाइस को हम फेंक रहे हैं, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सिक्सेस। तो कितने सिक्सेस आ सकते हैं वो सोचना है आपको। नंबर ऑफ सिक्सेस एक्स है एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वही मीन निकालना है आपको पहले की तरह। तो जब अपन दो डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस समझ ही गए कौन सा बनेगा, वही 1,1 वाला। शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1,1, 1,2, ऐसे करते 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 1,6। फिर लास्ट कॉलम क्या बनेगा, 6,1, 6,2, ऐसे करते 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 लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 6,6। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 हो ही जाएंगे। ठीक है। अब x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्स। अभी मैं इस क्वेश्चन के स्टेप्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पिछले क्वेश्चन की तरह देखना है, वॉच करना है और उसके बाद से स्टेप्स बनाना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितने सिक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले x जैसे ही आ जाए तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज आपको सोच लेनी है, x क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, सोच के बताओ। 6 कितने आएंगे, वो है x। जैसे आपने 2 बार उछाला तो कितने 6 आए, वो है x। टोटल नंबर गिन के बताना है मेरे पास कितने 6 मिले, नंबर ऑफ सिक्सेस। 2 बार मैंने डाइस उछाला तो उसमें से मुझे कितनी बार 6 आया, वो है x। 2 बार, पहले नहीं बाद में नहीं, 2 बार ही उछाला। दो डाइस हैं, दोनों को उछाल दिया, ऐसे मान लो साइमल्टेनियसली उछाल दिया। हाँ, तो एक 6 मिला, उसको x की वैल्यू कहेंगे। अगर एक 6 मिला तो x की वैल्यू 1 हो गई। नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर मतलब संख्या, 6 गिन के बताओ कितनी बार 6 आया। तो अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू, 6 की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू, 6 की वैल्यू तो 6 ही होती है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x क्या क्या हो सकता है, x का मतलब है नंबर ऑफ सिक्सेस। बेटा 2 बार डाइस उछाला, आपके सामने नंबर डाइस रखा हुआ है, उस पे नंबर रखे हुए हैं। अब उसमें से 6 कितनी बार आ सकता है, बस तो फिर जितनी बार उछालेंगे मैक्सिमम उतनी बार आएगा। कल से तो कर रही है काम, अभी भी नहीं पिक होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कल से आपको समझा रहा हूँ, जितनी बार हम ट्रायल करते हैं मैक्सिमम नंबर उतना ही होता है। तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो गया। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, अगर मैंने 2 बार डाइस को उछाला तो कितनी बार 6 आ सकता है, या तो एक बार भी नहीं आएगा, जैसे ये पहला वाला सैंपल पॉइंट उठाओ उसमें एक भी 6 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 0। बस नंबर ऑफ सिक्सेस 0 हो गए। मान लो ये वाला केस उठा लिया मैंने, तो इसमें एक बार 6 दिखाई दे रहा है दोनों में से, तो इसमें एक्स की वैल्यू 1, इसमें भी एक बार दिखाई दे रहा है, तो इस पे भी बनाएगी इस पे भी बनाएगी, ऐसे बहुत सारे और पे भी बना सकती है। 6,6 पे वो 2 बार आएगी, 2 से ज्यादा बार तो एक्स आ ही नहीं सकता ना 6, और 0 से कम बार नहीं आ सकता। तो एक्स की वैल्यू हो गई 0,1,2। अब 0 कौन से केसेस में आएगी, 1 कौन से केसेस में आएगी और 2 कौन से केसेस में आएगी, वो सोचना है हमारा काम। ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन या 36 सैंपल पॉइंट उठा उठा के देखेंगे, बताओ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको दो इवेंट्स मानने पड़ेंगे इस तरीके से, ताकि एक बार अपन डाइस उछालते हैं तो हमारा फेवरेबल
के चांसेस क्या हैं और जो नॉन फेवरेबल है उसके चांसेस क्या हैं। तो 6 आना फेवरेबल है, सो लेट द इवेंट्स बी ए और बी मान लूं फिर मैं, इवेंट्स बी, ए को तो मान लेता हूं 6 एकर्स, और बी को मान लेता हूं 6 डज नॉट अकर। ओके ओके, तो ए और बी के प्रोबेबिलिटी बता दो, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ और बी की बताओ। 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हम्म बोलो बेटा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, डाइस को उछालते हैं तो। क्या सोच रहे हो ये बताओ, क्या चल रहा है माइंड में। हम्म पहले भी बताया है, अब फिर बता रहा हूँ। जब अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके से चलते हैं तो अपन अपने को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यूज करनी होती है। उस जगह पे जब अपन ये इवेंट्स मानते हैं तो वो उस इवेंट का एक ट्रायल के अंदर की प्रोबेबिलिटी पूछ मानते हैं। तो एक बार डाइस उछालेंगे तो 6 आने की संभावना सोचनी है, दैट्स इट। बताओ। एक बार, एक बार डाइस उछाला, 6 आने की संभावना बताओ। 2 बार क्यों कह रहे हो, कह रहा हूं एक बार, मेरे हाथ में डाइस है, उछाला, 6 आने की संभावना बताओ। बेटा क्लास 9th का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। कहाँ दिमाग है आपका। मेरे पास एक डाइस है, उछाल दिया, बात खत्म हो गई। बताओ 6 आने की संभावना क्या है। हाँ, नंबर 6 आने की संभावना। एक बार कॉइन उछाला, हेड आने की संभावना क्या है, कैसे पता चला। बताओ कैसे पता चला, 1/2 कैसे पता चला आपको। तो उधर कितने वो सोचो ना, उधर कितने आउटकम्स है टोटल। एक बार डाइस उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। बेटा एक बार डाइस उछालेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, तो कितने हैं ये गिनो। तो फिर 2 कैसे कह रहे हो। इसमें से कितने आउटकम्स चाहिए आपको, मैंने क्या पूछा, 6 आने की संभावना, 6 कितनी बार आ रहा है, तो 1/6। एक बार डाइस उछालेंगे तो हर एक आउटकम की संभावना 1/6, 1/6 नहीं होगी क्या। फिर ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्या सोच क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। घर जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते मैथ्स की तो। हम्म बेटा केवल लेने के लिए, भाई मेरे को मैथ्स लेनी है, उसके लिए अगर मैथ्स लेनी है तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं आने की संभावना बताओ। एक बार डाइस उछाला, 6 आने की संभावना 1/6 है, तो नहीं आने की संभावना 0 होगी। 6 नहीं आए, बाकी कुछ भी आ जाए, 5/6। ठीक है, यहाँ पे जो अपन अजम्पशन मानते हैं वो अजम्पशन उस ट्रायल को एक बार करने के हिसाब से सोचते हैं, ऊपर 2 बार हो 3 बार हो। जब आप ये काम कर रहे हो तब आप उसको भूल जाया करो 10 बार है कि 25 बार है। आपको केवल ये सोचना है कि एक बार मैं डाइस उछाल रहा हूँ तो उसमें 6 आने की संभावना क्या होगी और 6 नहीं आने की संभावना क्या होगी। जो मेरा फेवरेबल है, उसने नंबर ऑफ सिक्सेस का है, तो उसको मेरा फेवरेबल आउटकम को मैं एक इवेंट मान लूंगा और उसको नहीं होने को दूसरा इवेंट मान लूंगा, उसका उल्टा। यहाँ से 1/6 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब आप x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू करोगे। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x, तो एक भी 6 नहीं आया। x की वैल्यू 0 मतलब मेरा इवेंट हुआ ही नहीं। नंबर ऑफ सिक्सेस क्या है यहाँ पे, 0। तो एक भी अगर 6 नहीं आया, दैट मीन्स एक भी अगर 6 नहीं आया, यानी दोनों बार ये वाला इवेंट हुआ है। अगर एक भी 6 नहीं आया तो दोनों बार क्या हुआ है, ये वाला इवेंट हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और मल्टीप्लाई किससे करूंगा,
दो बार उछाल रहे हो, एक भी 6 नहीं चाहिए, 2C0। इसको सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकाला आपने, 5/6 इंटू 5/6, और 2C0 क्या होता है, 1 होता है, तो इट इज 25/36। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में मतलब एक 6 आया और एक नॉन 6 आया, यानी एक बार ये इवेंट हुआ और एक बार ये इवेंट हुआ, तो एक 6 आया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दोबारा में 6 नहीं आया यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इसके केसेस कितने बनेंगे, इसके केसेस बनेंगे 2C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/6, बी की बताओ 5/6, 2C1 यानी 2, सो 5 2 जा 10/36, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, लास्ट केस, यानी दोनों बारी क्या आया, अभी 6 आया, दोनों बारी 6 आया, यानी दोनों बार ए इवेंट घटित हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसके केसेस कितने हो जाएंगे, 2C2। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास, 1/6, अगेन 1/6, और 2C2 क्या होता है, 1। सो क्या आएगा आंसर, 1/36। एक बार ऐड करो, 25 + 10 35, 35 + 1 36, हो गया टोटल। चलो अब वही मीन निकालना है आपको, टेबल बना दें हम, पहला कॉलम x, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और तीसरा मीन ही निकालना है बस, तो एक्स आई पी आई, तीन ही कॉलम बनेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई पी आई, प्रोडक्ट उनका। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी, नंबर ऑफ सिक्सेस 0, 0, 1 और 2, और फिर टोटल। आप चाहो तो इस टेबल को वर्टिकली भी बना सकते हो, जैसे अपन बाकी पुरानी क्लासेस में बनाते थे, यूं ना बना के यूं भी बना सकते हो, जिसमें अपन नीचे टोटल लगाते थे। अभी इसमें शुरू से अपन ऐसे ही बना रहे हैं, तो इसलिए चलने दे रहे हैं, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, 0 की संभावना 25/36, फिर 1 आने की मतलब 1 बार 6 आने की संभावना 10/36, और दोनों बार 6 आने की संभावना अगेन 1/36, उनका टोटल तो 1 होता ही है। चलो करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना इस बार तो बड़ा ही आसान सा काम है। 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/36, और 2 से करेंगे तो 2/36, जोड़ दो तो 10 + 2 12/36, यानी कि काट दो 1/3, आंसर चेक करो अगेन, लेकिन फॉर्मेलिटी पार्ट तो करना पड़ेगा, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, समेशन एक्स आई पी आई, समेशन एक्स आई पी आई, यानी हर एक एक्स आई को उसकी के पी आई से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है, जोड़ना है। यानी 0 को उसके पी आई से करो 25/36, फिर 1 को उसके पी आई से करो 10/36, फिर 2 को उसके पी आई से करो 1/36, और एट लास्ट इन सबको ऐड करो, प्लस प्लस। सो ये अभी हमने सॉल्व किया ही था, 0, 10/36 प्लस 2/36 कम्स आउट टू बी 12/36, यानी कि 1/3, नीचे भी करना है ऊपर भी करना है। बोलो समझ आया, तो यहाँ तक का काम है, ये प्रोबेबिलिटीज ढंग से निकाल ली, तो आगे का काम तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाला काम बहुत इजी सा है। फॉर्मूला मतलब यहाँ से तो स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स में मीन वेरिएंस निकालने वाला पार्ट शुरू हो जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, जब अपन तीनों एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो है उस पर तीनों पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, एक्स का कॉलम और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला कॉलम हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विथआउट रिप्लेसमेंट। अब विथआउट रिप्लेसमेंट चल रहा है केस, अब तक विथ रिप्लेसमेंट चल रहा था, यानी कि जैसे डाइस उछालना, कॉइन उछालना, तो वैसे भी इंडिपेंडेंट इवेंट से विथ रिप्लेसमेंट ही होगा, लेकिन कार्ड्स निकालना, नंबर्स निकालना, बॉल्स निकालना, ये विथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, विथआउट रिप्लेसमेंट। लेकिन इसने क्या कहा, विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट है। अब जैसे मैंने एक निकाला, मैंने वापस नहीं डाला, तो दूसरे वाले पे फर्क पड़ेगा। तो डिपेंडेंट इवेंट में अभी जो अपन ऐसे कर रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना करके क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए करेंगे, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उस पर फर्क पड़ेगा कि आपने पहले ए इवेंट घटित करवाया है। ठीक है, बस इतना फर्क है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है।
Two numbers are selected at random without replacement from the first six positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find expectation of x. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है। क्या कह रहा है कि पहले छह पॉजिटिव इंटीजर्स में से मैंने दो नंबर्स निकालने हैं। पहले छह पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। उसमें से मुझे कितने नंबर्स निकालने हैं? दो। अब x की वैल्यू क्या होगी? जो भी दो नंबर आपने निकाले हैं उनमें से जो बड़ा नंबर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। जैसे आपने 1 निकाल लिया तो दोबारा 1 नहीं निकलेगा, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट अब 3 निकल सकता है, 5 निकल सकता है, 1 से 6 में कुछ भी निकल सकता है। निकाल के आपने अपने पास रख दिया। अब उन दोनों में से जो बड़ा है वही एक्स की वैल्यू है। जैसे सपोज करो आपके दो पत्ते थे 2 और 6, तो आपकी एक्स की वैल्यू हो गई 6। किसी के पत्ते थे 6 और 1, तो उसकी एक्स की वैल्यू भी हो गई 1। और सॉरी 6 नॉट 1। किसी की पत्ते थे मान लो 1 और 5, तो उसके एक्स की वैल्यू 5। किसी के पत्ते थे 2 और 1, तो उसके एक्स की वैल्यू 1, हाँ सॉरी 2। ठीक है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो सोचना है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैंने दो तीन केसेस दिए तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आप निकाल रहे थे, तो अब सोचो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अभी दो तीन वैल्यूज तो आपने खुद ने बताई कि सर एक्स की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ऐसा अपन ने क्वेश्चन कभी किया नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप वही रैंडम एक्सपेरिमेंट दे देंगे। Here, a random experiment is given of selecting two numbers without replacement from the first six positive integers. ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। So sample space will be given by। अब सैंपल स्पेस सोचना। देखो 6 पत्ते रखे हुए हैं, आपको दो पत्ते उठाने हैं। तो हो सकता है कि पहले बारी में आपने 1 उठाया और दूसरी बार में क्या क्या उठा सकते हो सोचो। 1 के साथ में 1 नहीं उठा सकता क्योंकि डाइस में तो क्या था, 1 के साथ 1 भी अलाउड था क्योंकि इस डाइस पे अलग 1 है, उस डाइस पे अलग 1 है, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन अभी डिपेंडेंट है ये, तो उधर 1 आया तो अगली बार 1 नहीं आ सकता क्योंकि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट उठाया, वापस नहीं रखा पत्ता। तो 1 से के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है और 1 के साथ 6 भी हो सकता है। ठीक है, फिर सब सपोज करो पहली बारी में 2 उठा लिया, 1 नहीं उठाई, तो पहली बारी में 1 उठाने के केसेस थे। पहली बारी में 2 उठाया तो क्या क्या हो सकता है? 2 1 आगे 2 2 नहीं हो सकता मतलब। आप ऐसे मानो थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स करते थे, 36 आउटकम्स बनते थे, उसमें से डबलेट हटा दिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 डबलेट हटा दिए, 30 केसेस बनाने, समझ गए? 2 3 2 4 2 5 2 6, तो हर एक के आपको 5 5 केस बनेंगे, तो 6 5 जा 30। 3 के साथ बताओ, 3 1 3 2 3 3 तो बनेगा नहीं, 3 4 3 5 एंड फाइनली 3 6। यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। 4 के साथ बताओ, 4 1 4 2 4 3 4 4 तो बनेगा नहीं, 4 5 4 6। 5 के साथ बताओ, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 तो बनेगा नहीं, सीधे 5 6। और फिर 6 वाली रो, यानी रोज तो पूरी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हर एक रो में 5 5 आइटम होंगे 6 की जगह। 6 1 6 2 6 3 6 5 6 6 नहीं बनेगा आपके। दैट इज इट। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस कवर। नंबर ऑफ आइटम्स दिख भी रहे हैं, लिख भी दो चाहे से। अब कैसे, अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकालना तो कैसे निकालेंगे? पहली बारी जब पत्ते उठाना शुरू किया तो कितने ऑप्शंस थे आपके पास? 6। अब एक पत्ता निकल गया, दोबारा डाल नहीं रहे, तो अगली बार कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5। 6 5 जा 30। ठीक है, और अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से चलें तो ये है 6 P 2। 6 P 2, 6 में से दो पत्ते उठाने। ठीक है ना, और उनका सीक्वेंस भी मैटर कर रहा है कि पहले क्या है बाद में क्या है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो 6 C 2 हो जाता। 6 P 2 को सॉल्व करोगे तो भी 30 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, और गिन लो नहीं तो 30 आ ही रहे। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो पहले x को डिफाइन करते हैं। नाउ x इज गिवन एज व्हाट? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों, हर एक केस में दो नंबर्स हैं, उनमें से बड़ा वाला नंबर x। ठीक है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, ये है x। जैसे ही x डिफाइन हो, अगला काम होता है x की पॉसिबल वैल्यूज सोचना। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर
बताओ क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, सोच के रखें। मिनिमम से मिनिमम क्या होगी? हम्म। बोलो। जीरो तो उसमें आता ही नहीं है कभी, तो जीरो कैसे होगी? दोनों में से जो बड़ा नंबर है, जैसे एक एक आउटकम उठाओ, आप सैंपल स्पेस में से कोई भी एक आउटकम उठा के देखा करो ना, एक्स की क्या वैल्यू है। उठाओ, इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3,5 में 5। इस केस में क्या होगी? 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 तो ये एक्स की वैल्यूज ही तो आ रही है। तो गिरी से गिरी क्या आ रही है सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या आ रही है सोचो। गिरी से गिरी क्या आएगी? 1। मुझे एक भी आउटकम बता दो जिसमें एक्स की वैल्यू 1 आ जाए। क्योंकि 1 अगर मैंने ले लिया, तो उसके बाद अगला नंबर तो उससे बड़ा ही होगा, छोटा या बराबर तो हो नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। 2 कब होगी? जब पिछले एक पत्ता 1 है और बचा हुआ 2 है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू 2 कब आएगी? इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, इन दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 कब आएगी? बढ़ाते जाओ भाई, एक एक मिनिमम सोच लिया तो फिर बढ़ाते जाओ। 3 कब कब आएगी? इसमें 3 आ सकती है, इसमें 3 आ सकती है, इन दोनों में भी 3 आ सकती है, बड़ा नंबर। तो इस तरीके से सोच पा रहे हो ना? तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 है, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 भी आ सकती है। 4 भी दो पत्तों में से बड़ा पत्ता हो सकता है। 5 भी आ सकती है, और 6 भी आ सकती है। ये दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। 1 नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी कार्ड के कॉम्बिनेशन में 1 दोनों में से बड़ा कैसे हो सकता है? छोटा ही होगा। ओके। अब 2 के कौन कौन से केसेस हैं, 3 के कौन कौन से केसेस हैं, 4 के कौन कौन से केसेस हैं, 5 के कौन कौन से केसेस हैं, 6 के कौन कौन से केसेस है, वो सोचना पड़ेगा। और इस बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। जैसे 1 का केस ये है, फिर 2 का नहीं, 1 का केस, 1 का तो कोई केस ही नहीं है, 2 का केस ये है, फिर 3 के केसेस कौन कौन से हैं? ये चार, ये 3 के केसेस हो गए। फिर 4 के बताओ। ये हो गए 4 के केसेस। फिर 5 के बताओ। 5 के ये सारे हो गए। ओके। और फिर 6 के ये सारे हो गए। तो ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा ना। हमने सैंपल स्पेस में कुछ सीक्वेंस बना लिया, वो अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकली तो ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ ना। तो इसलिए अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, आपको सैंपल पॉइंट ही उठा उठा के करने पड़ेंगे कि 2 कब आ रहा है, 3 कब आ रहा है, 4 कब आ रहा है, 5 कब आ रहा है, और 6 कब आ रहा है। समझ आया? ओके, शुरू करूं? ठीक है। सो लिखना शुरू करते हैं हम, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू करते हैं। सो नाउ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। इसमें कौन कौन से, अब जब आप सैंपल स्पेस ले रहे हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें आप कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स ले रहे हो बताओ। 1,2, यानी ये पूरे के पूरे 30 आइटम आपको कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने पड़ेंगे। ये सैंपल स्पेस वाले तरीके का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 1,2, फिर 2,1। ओके। ये आपने सबसेट बंद किया और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो इस सबसेट की, तो ये आपने ब्रैकेट भी बंद किया। ये सारे देखो 3 ब्रैकेट्स लगेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला, एक सबसेट वाला, और आइटम के अंदर भी, अलग अलग एंट्री के अंदर भी तो फिर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इस सबसेट में कितने आउटकम्स हैं? 2। और टोटल आउटकम्स कितने? 30। तो इस वाले तरीके से एक फायदा है, प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा आसान है। टोटल गिनो डिवाइडेड बाय, फेवरेबल गिनो डिवाइड बाय टोटल। और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फिर वो इंडिपेंडेंसी सोचनी पड़ती है। एक बार उछालेंगे तो कितनी बार होगा, फिर 3C1 3C2। तो आप चूज कर सकते हो कौन सा मेथड आपको करना है। 2/30 यानी कि 1/50 हो गया पहला काम। अब एक्स इक्वल टू, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 3 के केसेस बढ़ते जाएंगे, 4 के, 5 के, 6 के सबसे ज्यादा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब सबसेट बनाऊंगा, और सबसेट में आइटम कौन कौन से रखूंगा जब 3 आंसर आता हो। तो पहली रो में 3 आंसर कब कब आएगा? 1,3 में। दूसरी रो में 2,3 में। तीसरी रो में 3,1 और 3,2 में आएगा। दैट्स इट। ये सबसेट मैंने क्लोज किया, और ये प्रोबेबिलिटी वाला ब्रैकेट क्लोज किया। कितने आइटम्स हुए, मतलब कितने फेवरेबल केसेस हुए? 4।
4/30, 4/30।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.